Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have discussed about endoplasmic reticulum, its type, components and function. Endoplasmic reticulum, that is a part of endomembrane system. So today we are going to talk about the another part, that is Golgi bodies. Golgi bodies, Golgi complex या Golgi apparatus. ये क्या है? ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है. तो ये जो गोल्जी बॉडीज़ हैं ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे की तरफ प्रेजेंट रहेंगी और जहाँ पर गोल्जी बॉडीज़ प्रेजेंट रहती हैं वहाँ पर उस एरिया में, उस साइटोप्लाज्म में कोई भी सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है, ये जो गोल्जी बॉडीज़ हैं जहाँ पर गोल्जी बॉडीज़ प्रेजेंट रहेंगी उन गोल्जी बॉडीज़ के सराउंडिंग में कोई भी सेल ऑर्गेनली, मतलब उस साइटोप्लाज्म में कोई भी सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं रहेगी और उसको हम कहेंगे गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस. गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस. ठीक है, ये वो एरिया है गोल्जी बॉडीज़ का जहाँ पर किसी भी टाइप की सेल ऑर्गेनली आपको नज़र नहीं आएगी. मतलब जिधर भी गोल्जी बॉडी प्रेजेंट रहेगी उसके सराउंडिंग में सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट नहीं होती हैं. गोल्जी बॉडीज़ को 1867 में सबसे पहले जॉर्ज ने ऑब्जर्व किया था, लेकिन जो नाम जो है वो 1898 में कैमिलियो गोल्जी ने मतलब इन्होंने फिर से इसके बारे में डिस्कस किया और जो नेम है, टर्म जो है वो कैमिलियो गोल्जी ने दी. लेकिन 1954 में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर देखा गया. ठीक है, कब? 1954 में बाय डाल्टन. किसने देखा? डाल्टन ने. मतलब सबसे पहले जॉर्ज ने 1867 में गोल्जी बॉडीज़ को ऑब्जर्व किया, लेकिन जो नेम है वो कैमिलियो गोल्जी के नाम से पड़ा. ठीक है, इन्होंने 1898 में इस स्ट्रक्चर को दोबारा से ऑब्जर्व किया, लेकिन जो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो आज हम पढ़ते हैं गोल्जी बॉडीज़ का, वो स्ट्रक्चर डिटेल से किसने पढ़ा? डाल्टन ने 1954 में. ठीक है, ये गोल्जी बॉडी प्रेजेंट कहाँ रहता है? ठीक है, इसकी अकरेंस कहाँ पे है? तो गोल्जी बॉडी सारी प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट रहता है. ठीक है, जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल है, चाहे पीपीएलओ है, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, उन सब में आपको गोल्जी बॉडी प्रेजेंट नहीं मिलेगा. तो क्या ये सारी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है? यस, बट इसमें भी एक्सेप्शन है. सारी यूकैरियोटिक सेल्स में गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट सीव ट्यूब. फ्लोएम की जो सीव ट्यूब है उसमें नहीं मिलेगा. मेल गैमेट ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. ठीक है, टेरिडोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, उनके स्पर्म में गोल्जी बॉडीज नहीं मिलेंगे. एंड थर्ड, दैट इज द आरबीसी, मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स, रेड ब्लड सेल. ह्यूमंस की आरबीसी में हमें गोल्जी बॉडीज नजर नहीं आएंगी. ये ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहेगा. मतलब प्रोकैरियोटिक तो कोई भी हो, कोई भी प्रोकैरियोटिक हो, उसमें गोल्जी बॉडी नहीं मिलेगा. ये तो हमें पता ही है कि सेल ऑर्गेनलीज एब्सेंट रहती हैं. यूकैरियोटिक में सब में रहता है एक्सेप्ट सीव ट्यूब, स्पर्म ऑफ द ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट and the red blood corpuscles, that is mature RBC. Next जो है that is its location. ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, गोल्जी बॉडी जो है, वो कई बार सिंगल फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है और कई बार सिंगल कनेक्टेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी पाया जाता है. ठीक है, इसकी दो लोकेशंस होती हैं, सिंगल फॉर्म में और सिंगल कनेक्टेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में. मतलब जो सिंगल फॉर्म है उसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड. ये याद रखना कि अगर सिंगल प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा लोकलाइज्ड, और अगर एक कनेक्टेड कॉम्प्लेक्स ये बना रहा है तो ये कहलाएगा डिफ्यूज्ड. क्या कहलाएगा? डिफ्यूज्ड.
सिंगल जो है वो लोकलाइज्ड कहलाएगा, डिफ्यूज्ड मतलब अगर ये सारे सिंगल जो आपस में कनेक्ट होके कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं दैट इज नोन एज डिफ्यूज्ड। गोल्जी बॉडी कई मतलब बुक्स में लिखा रहता है कि गोल्जी बॉडी प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन होती है किस फॉर्म में? डिक्टियोसोम्स। जो गोल्जी बॉडी है वो प्लांट्स के अंदर डिक्टियोसोम्स की फॉर्मेशन करती, ठीक है, किसकी फॉर्मेशन करती है? डिक्टियोसोम्स की। और यही जो डिक्टियोसोम्स हैं ये गोल्जी बॉडी का फंक्शन टेक ओवर कर लेते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। सेम सिस्टर्नी, ठीक है, देन इट्स ट्यूब्यूल, वेसिकल एंड लास्ट इज वैक्यूल। तो ये तीनों तो वही ER वाले हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल, वेसिकल, बट लास्ट में एक और ऐड हो जाता है दैट इज वैक्यूल। सो अगर हम बात करें सिस्टर्नी की तो जो सिस्टर्नी है उसका नंबर इट्स अराउंड 3 to 20, ठीक है। एक गोल्जी बॉडी में 3 से लेकर 20 तक सिस्टर्नीज प्रेजेंट रह सकती हैं। और ये जो सिस्टर्नीज हैं ये इंटरकनेक्टेड रहती हैं विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब एक मैट्रिक्स होता है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है, पैरेलल फाइबर्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं जिसकी हेल्प से ये सिस्टर्नीज इंटरकनेक्टेड रहती हैं। ये जो सिस्टर्नी है ये गोल्जी बॉडी को एक पोलैरिटी प्रोवाइड करती है। पोलैरिटी में क्या मतलब? इसकी 2 पार्ट्स बना देती हैं। एक जो है कॉन्वेक्स पार्ट हो जाएगा, दूसरा जो है कनकेव पार्ट हो जाएगा। कॉन्वेक्स जो है उसको हम लोग सिस फेस भी बोलते हैं और जो कनकेव है उसको हम कहते हैं ट्रांस फेस। ट्रांस फेस। अब कई बार कंफ्यूजन हो जाती है सिस और ट्रांस में कि कन्वेक्स है या कनकेव है, तो ऐसे याद रख लेना। देखो सिस छोटा सा है और कन्वेक्स भी छोटा सा है, तो कन्वेक्स एंड सिस। कनकेव बड़ा है और ट्रांस भी बड़ा है, लेंदी है बोलने में, तो ये दोनों ऐसे रिजेंबल कर जाएंगे। जो कन्वेक्स या सिस फेस है इसको फोमिंग फेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोमिंग फेस। वाइल जो कनकेव या ट्रांस फेस है इसको मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैच्योरिंग फेस, ठीक है। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जो वेसिकल्स बनाता है या कोई भी सब्सटेंस को वो प्रोड्यूस करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, तो उस चीज को सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा फॉर्मिंग फेस। कोई भी चीज जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगी ट्रांसपोर्ट होके तो वो सबसे पहले आएगी किसके पास? कन्वेक्स या सिस फेस या फोमिंग फेस के पास। अब जो फोमिंग फेस है वो सिस्टर्नीज की हेल्प से, जो स्टैक ऑफ सिस्टर्नीज है उनकी हेल्प से भेज देगा कनकेव फेस या मैच्योरिंग फेस के पास। और ये जो मैच्योरिंग फेस है उनको एज अ फाइनल प्रोडक्ट रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ गोल्जियन वैक्यूल्स। किसकी फॉर्म में? गोल्जियन वैक्यूल्स की फॉर्म में, ठीक है। कोई भी चाहे प्रोटीन है चाहे एंजाइम है तो वो क्या आएगा? सबसे पहले आएगा फॉर्मिंग फेज के पास, फिर आएगा मैच्योरिंग फेज के पास और वो एज ए गोल्जियन वैक्यूल रिलीज हो जाएगा। चाहे लाइसोसोम की फॉर्मेशन ही क्यों ना हो, लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी इसी तरीके से होगी, वो हम लाइसोसोम में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है? दिस इज द सिस्टर्नी। नेक्स्ट इज ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल भी क्या है? इन जो मैच्योरिंग फेस है उसी के पास ज्यादातर प्रेजेंट रहते हैं। हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, काफी ब्रांच सा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, इंटरकनेक्टेड रहता है। कैसे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे? ये हो गए ट्यूब्यूल्स। सेम इस साइड, ठीक है, सेम इस साइड आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स के बाद वेसिकल्स आते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स। 2 तरह के वेसिकल्स होते हैं, एक होगा स्मूथ, दूसरा जो होगा दैट इज सिक्रीटरी। ये जो स्मूथ वेसिकल जो है
ठीक है, ये जो स्मूथ वेसिकल जो होगा इसके अंदर यूजुअली प्रोटीन मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं, तो इन्हें हम रफ वेसिकल भी कह सकते हैं। इनका सरफेस स्मूथ होता है लेकिन इनके अंदर जो सब्सटेंस है वो प्रोटीन से रिलेटेड होते हैं, तो इसीलिए हम इनको रफ वेसिकल भी कह सकते हैं। सिक्रीटरी वेसिकल्स जो हैं उनके अंदर सिक्रीटरी सब्सटेंस होंगे, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको सिक्रीट करना है, प्रोड्यूस करना है, ठीक है, वो सिक्रीटरी सब्सटेंस सिक्रीटरी वेसिकल्स में होगा, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, सिक्रीटरी वेसिकल्स। और लास्ट में आ जाएगा वैक्यूल। तो ये चारों मिलके, ठीक है, जैसे गोल्जियन वैक्यूल्स वगैरह जो हो गए, ये चारों मिलके क्या बनाते हैं, गोल्जी बॉडीज। नेक्स्ट इसका फंक्शन में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज सिक्रीशन, कि कोई भी सब्सटेंस है चाहे उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोड्यूस किया तो उसका जो सिक्रीशन होगा वो गोल्जी बॉडीज के कारण होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, गोल्जी बॉडीज को पैकेजिंग हाउस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैकेजिंग हाउस, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करेगा उसको पैक करके आगे की तरफ कौन भेजेगा, गोल्जी बॉडी, ठीक है, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, पैकेजिंग हाउस। सेकेंड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, कि कोई भी मेम्ब्रेन है एक मेम्ब्रेन को दूसरे मेम्ब्रेन में कन्वर्ट कर देता है गोल्जी बॉडी। कुछ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे कि साइलिक एसिड, उनकी फॉर्मेशन भी, ठीक है, साइलिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट है, उसकी फॉर्मेशन भी गोल्जी बॉडी करता है। फिर कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं लाइक हेमीसेलुलोज, उनकी फॉर्मेशन भी गोल्जी बॉडी करता है। जो इंडोक्राइन हार्मोन्स हैं वो भी गोल्जी बॉडी के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, मतलब जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हार्मोन्स को जो प्रोड्यूस करते हैं वो गोल्जी बॉडी के कारण ही होता है। स्पर्म में जो एक्रोसोम प्रेजेंट रहता है, मेल स्पर्म, ह्यूमन मेल जो है उसके स्पर्म में एक्रोसोम प्रेजेंट रहता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, वो भी गोल्जी बॉडीज की मॉडिफिकेशन से ही बनती है। फिर फैट का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी गोल्जी बॉडीज के थ्रू ही होता है। न्यू सेल वॉल की फॉर्मेशन भी गोल्जी बॉडीज करवाती हैं, एंड जो कई बार प्लाज्मोलेमा दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी फॉर्मेशन भी गोल्जी बॉडीज के कारण ही होती है। सो दिस वाज अबाउट गोल्जी बॉडीज। सेकेंड, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, पहला क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड इज द गोल्जी बॉडी, थर्ड क्या है, दैट इज लाइसोसोम। अच्छा, एक और चीज, ये जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है आपको ये आप इसको गर्ल से भी याद कर सकते हो, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और लास्ट में आ जाएगा वैक्यूल, ठीक है। तो कई बार ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ना, ये प्लांट्स के अंदर यूजुअली एक वैक्यूल की तरह फंक्शन करने लग जाते हैं, तो इस वैक्यूल को भी हम इसी में एंटर करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एनसीईआरटी चैप्टर एंड एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो याद रखना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। In the next video, we'll talk about lysosome, and if you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.